हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का ऑन एन एवरेज 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स का वेटेज रहा है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए और मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो आपको पहले पूरी थ्योरी काफ़ी अच्छे से रिवाइज करनी है और उसके बाद आप उसके न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें फ्रॉम 2010। पहले हम 2010 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2011। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम। आईपी डेटाग्राम के डिफरेंट फील्ड्स का क्या पर्पस है ना, ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया अबाउट टीटीएल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टू लीव। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टीटीएल, टाइम टू लीव फील्ड का क्या पर्पस है। तो निधि ने आंसर दिया इट इज डी। तो क्या डी करेक्ट आंसर है? ओके चलिए, तो वैसे तो ठीक है। आपसे कहा गया वन ऑफ द हेडर फील्ड्स इन एन आईपी डेटाग्राम इज टीटीएल फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नीड फॉर दिस फील्ड। टीटीएल की क्या यूज है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ टीटीएल। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट कैन बी यूज टू प्रायोरिटाइज पैकेट्स। तो डेफिनेटली पैकेट की प्रायोरिटीज का कोई कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। टीटीएल का क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि एवरी राउटर डिक्रीमेंट टीटीएल बाय 1, और जिस राउटर पे टीटीएल की वैल्यू 0 होती है दैट राउटर डिस्कार्ड द डेटाग्राम, है ना। तो इसको प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं है, ये डिले भी कम नहीं करता है, इट ऑप्टिमाइज थ्रूपुट ऐसा भी कुछ नहीं देखा है। तो इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। तो डी करेक्ट है। तो हाउ डी इज करेक्ट आंसर। पैकेट लूपिंग से कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि 3 चीज़ें तो हमको एलिमिनेट हो ही गई कि हमने ऐसा कुछ कंसेप्ट टीटीएल के साथ नहीं देखा है कि पैकेट की प्रायोरिटी में या डिले को कम करने में या थ्रूपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ना। तो हाउ इट प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। तो सपोज हमारे राउटर्स की साइकिल है R1 R2 R3, कुछ इस तरह से साइकिल बन रही है। कोई आईपी डेटाग्राम R1 पे आया फॉर सम अननोन होस्ट, R1 डोंट नो कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो R1 फॉरवर्ड इट टू R2। R2 डोंट नो कि वेयर दैट होस्ट एग्जिस्ट, तो R2 किसको फॉरवर्ड कर रहा है, R3। फिर R3 से अगेन वो R1 पे पहुंच गया। तो ये राउटर्स की साइकिल है और पॉसिबल हो सकता है कि कोई डेटाग्राम इंडेफिनेटली इस साइकिल में ट्रेवल करता रहे। तो इस इंडेफिनेट ट्रेवर्सल को अवॉइड करने के लिए, इस लूपिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टीटीएल। एवरी राउटर डिक्रीमेंट टीटीएल बाय 1, और जिस राउटर पे टीटीएल 0 हो जाएगा दैट राउटर विल डिस्कार्ड द डेटाग्राम। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, डी। इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। ओके, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट और क्या हर फील्ड का पर्पस है, तो आप डेफिनेटली इसको लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स का टाइम है। विद इन द 30 सेकेंड भी ज़्यादा ही पढ़ के आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। तो यस, एनी आंसर। चलिए, तो टाइम तो जितना दिया था उतना हो चुका है आपका। ओके चलिए, तो आंसर आया है डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। चलिए हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं।
एक इंटरनेट चैट कह रहा है, एक वेब ब्राउजिंग कह रहा है, एक ईमेल कह रहा है, पिंग। वेब ब्राउजिंग में एक वेब सर्वर होता है और आप वेब क्लाइंट होते हैं, तो ब्राउजिंग तो वैसे ही क्लाइंट सर्वर आपको क्लियर हो गया है ना। वेब सर्वर से आप एक्सेस करते हो डेटा। ईमेल, तो ईमेल में भी आपका ईमेल सर्वर होता है, जीमेल सर्वर है, याहू सर्वर है, आप वहाँ मेल स्टोर करते हो, यू आर क्लाइंट और कहीं सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी है ना क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। अब रह गया इंटरनेट चैट और पिंग। पिंग का पर्पस क्या होता है? तो पिंग का पर्पस आप लोगों को सभी को पता है कि हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि गिवन आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, है ना। तो इट इज़ नॉट अ क्लाइंट बेस्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, इट इज़ सिंपली यूज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। और जहाँ इंटरनेट चैटिंग जो हम यूज़ करते हैं वो टीसीपी बेस्ड हो सकती है, और टीसीपी बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन इट इज़ ऑलवेज अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड, है ना। टीसीपी में आपने पढ़ा ही कि जब दो कम्युनिकेट करते हैं तो एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो इंटरनेट चैट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन टीसीपी, और टीसीपी में एक क्लाइंट और एक सर्वर होगा ही। तो रह गया क्या? पिंग। पिंग में कोई क्लाइंट सर्वर नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगेन अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ ऑन आईपी एड्रेसिंग। वैसे तो ये 2 मिनट का नहीं है, आप अगर आप सोचोगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हो, बट ठीक है, आप सिस्टमेटिक प्रोसीजर से करोगे तो इट विल टेक नियरली 2 मिनट्स या लेस देन, है ना, अबाउट 2 मिनट्स। और अगर आप कुछ सोचोगे, लॉजिक लगाओगे, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको 2 आईपी एड्रेस गिवन है और दे आर द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, तो व्हाट सबनेट मास्क यू शुड यूज या यू शुड नॉट यूज? कौन सा सबनेट मास्क आप यूज नहीं करेंगे? तो आप आईपी एड्रेसिंग के कंसेप्ट याद करें, और दोनों अगर सेम नेटवर्क में होंगे तो देयर नेट आईडी विल बी सेम, और सबनेट मास्क से एंडिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट आईडी। और दोनों सेम नेटवर्क में दो, सो देयर नेट आईडी शुड बी सेम। तो किससे एंडिंग करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है और किससे एंडिंग करने पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है? जिससे एंडिंग करने पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, यू शुड नॉट बी यूज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉट बी लिखा हुआ है ना, तो आप क्या यूज़ नहीं करेंगे? एनी आंसर? चलिए, तो आपका टाइम हो गया है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो हमने पढ़ा है, या यू ऑल नो, कि सबनेट मास्क की जब आईपी एड्रेस से एंडिंग करते हैं तो व्हाट विल गेट? नेट आईडी, है ना। ये दोनों सिस्टम, ये दो सिस्टम्स के ए और बी के आपको आईपी एड्रेस गिवन है और कहा है कि दे आर द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, है ना। तो क्या पढ़ा हमने कि सबनेट मास्क की आईपी एड्रेस से एंडिंग करने पे हमको नेट आईडी मिलती है, और बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क देयर नेट आईडी शुड बी सेम। अब मैं पहले तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर आपको करके बता रही हूँ कि मैंने पहला सबनेट मास्क लिया। पहला आईपी एड्रेस क्या है? एक आईपी एड्रेस 10.10.5.1.113। इसका फर्स्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। तो एक ही आईपी एड्रेस की जब फर्स्ट सबनेट मास्क से एंडिंग की तो आपको एक नेट आईडी मिलेगा। क्या नेट आईडी मिला? तो 255 की 10 से एंडिंग करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। 255 की 10 है ना, 255 की जिस डेटा से एंडिंग करते रिजल्ट वही डेटा होगा। फिर 1 की 255 से एंडिंग की यू विल गेट 1, और 113 की 0 से एंडिंग की यू विल गेट 0। तो इट इज़ 10.10.105.1, ये ए का नेट आईडी है।
अगर ए और बी सेम नेटवर्क का पार्ट है तो वह बी की भी हम एंडिंग करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो बी का आईपी एड्रेस क्या है? 10.105.1.91। और अगर मैंने इस सबनेट मास्क से एंडिंग की 255.255.255.0 तो व्हाट आई विल गेट? 255 की 10 से एंडिंग की आई विल गेट 10, 255 की 105 से एंडिंग की आई विल गेट 105, 255 की 1 से एंडिंग की 1 0, रिजल्ट सेम। तो अगर मैं फर्स्ट सबनेट मास्क यूज़ करती हूँ तो बोथ ए एंड बी का नेट आईडी सेम आ रहा है, तो फर्स्ट सबनेट मास्क कैन बी यूज्ड। आपसे पूछा शुड नॉट बी यूज्ड, तो कौन सा सबनेट मास्क यूज़ नहीं करना है? जहाँ दोनों के आईपी एड्रेस की एंडिंग करने का रिजल्ट डिफरेंट हो। तो फर्स्ट तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब सेकंड थर्ड BCD देखना है, तो एक फर्स्ट का तो मैंने करके आपको बताया, रिजल्ट सेम आ रहा। हम सेकंड थर्ड फोर्थ को देखते हैं। चलिए, तो सेकंड थर्ड फोर्थ को देखने के लिए मुझे 113 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा और 91 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर हम एंडिंग करके देखेंगे। चलिए, तो ए का आईपी एड्रेस ये है, बी का आईपी एड्रेस ये है, 113 का बाइनरी ये लिखा है, 91 का बाइनरी आपको दिया है ना यहाँ पे। चलिए, अब ए के सबनेट मास्क की ए के आईपी एड्रेस की हम सेकेंड सबनेट मास्क से एंडिंग करेंगे और मैं 113 को बाइनरी में लिख रही हूँ 011 011 00001। सेकेंड सबनेट मास्क आपको क्या दिया? 255.255.255.192 नहीं, .192 नहीं, .128 है ना। सेकेंड सबनेट मास्क आपको क्या गिवन है? 255.255.255.128। तो 128 का बाइनरी क्या होगा? 1 and 7 zeros। ठीक है, अब आप इनकी एंडिंग करेंगे तो 10 की 255 से एंडिंग की यू विल गेट 10, 105 की 255 से एंडिंग की यू विल गेट 105, 1 की 255 से एंडिंग की यू विल गेट 1। लास्ट में हमारा इन दोनों का एंडिंग करेंगे तो 0 और 1 का एंड हुआ 0, या बाकी सब 0 है तो पूरी एड बिट कितनी हो गई? 0। तो व्हाट यू आर गेटिंग कि जब आपने सेकेंड सबनेट मास्क की ए के आईपी एड्रेस से एंडिंग की तो यू आर गेटिंग 10.10.105.1.0। अब बी के सबनेट मास्क से करके इसी सबनेट मास्क के बी के आईपी एड्रेस से एंडिंग करके देखते हैं हम। तो 255.255.255 91 का बाइनरी क्या है? तो 91 का बाइनरी 010110011। इसकी आपने 128 से एंडिंग की, 128 इज 1 and 7 zeros, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो डेफिनेटली 10.10.5.1.0 और 1 का एंडिंग हुआ 0, बाकी सभी बिट 0 है तो 0 की मैं किसी से भी एंडिंग करूँगी, रिजल्ट विल बी 0। तो मेरा क्वेश्चन है आपको सेम नेट आईडी मिला या डिफरेंट मिला? तो सेकेंड सबनेट मास्क से भी यू आर गेटिंग सेम नेट आईडी, ये नेट आईडी ये भी नेट आईडी दोनों सेम है। तो अगर हम सेकेंड सबनेट मास्क भी यूज़ करते हैं तो ये शो करता है कि दे बिलोंग्स टू सेम नेटवर्क। ओके, थर्ड सबनेट मास्क अगर आप यूज़ करेंगे, थर्ड सबनेट मास्क क्या है? इट इज़ 192, 255.255.255.192। तो अगर आप थर्ड सबनेट मास्क की एंडिंग करके देखते हैं, मैं थर्ड से करती हूँ, सेकेंड से तो रिजल्ट सेम आ रहा है, थर्ड से रिजल्ट क्या आएगा? तो व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 192? तो 192 का बाइनरी होता है 11 and 6 zeros। तो मैं यहाँ 128 की जगह 192 लिख देती हूँ। एंडिंग का रिजल्ट सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? अगर एंडिंग का रिजल्ट सेम आ रहा है तो आई कैन यूज़, एंडिंग का रिजल्ट डिफरेंट है तो आई कैन नॉट यूज़। तो थर्ड सबनेट मास्क से जब ए के आईपी एड्रेस की एंडिंग की तो आपको क्या मिल रहा है? 10.105.1 तो एज इट इज़ मिलेगा, और यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 और 1 का एंड हुआ, इट इज़ 0, 1 और 1 का एंड हुआ 1, और रिमेनिंग 6 बिट्स कितनी हो जाएगी आपकी? 0। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ तक तो ऐसा ही रहेगा, 10 की 255 से एंडिंग की रिजल्ट 10, 105 की 255 से एंडिंग की रिजल्ट 105, 1 की एंडिंग की 1, और यहाँ क्या होगा?
तो 0 और 1 की एंडिंग हुई 0, 1 और 1 की एंडिंग हुई 1, रिमेनिंग 6 बिट्स कितनी हो जाएंगी 0। तो रिजल्ट सेम या डिफरेंट? तो रिजल्ट सेम है ना। तो थर्ड सबनेट मास्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या यूज़ नहीं कर सकते, तो जहाँ रिजल्ट डिफरेंट आएगा वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 सबनेट मास्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में आपने देखा कि एंडिंग का रिजल्ट सेम आ रहा है। ए और बी के आईपी एड्रेस से जब उस सबनेट मास्क की एंडिंग करे तो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ए बी सी तो आप यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ नहीं कर सकते हो? डी। तो डी क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो लेट्स सी डी क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो डी क्या है? 224। डी में लास्ट बाइट क्या है? 224। 224 क्या होता है? तो 224 का बाइनरी होता है 111 एंड हाउ मेनी जीरोस? 5 जीरोस। तो यहाँ पे मैं एक और ज़ीरो बढ़ा दूंगी, तो 111 एंड 5 जीरोस, 111 एंड 5 जीरो। ओके, क्या एंडिंग का रिजल्ट सेम आ रहा है? तो यहाँ 0 और 1 की एंडिंग हुई 0, 1 और 1 की एंडिंग हुई 1, फिर 1 और 1 की एंडिंग हुई 1, तो बाकी 5 बिट 0। यहाँ क्या हो रहा है? 0 और 0 का एंड हुआ 0, 1 और 1 का एंड हुआ 1, लेकिन यहाँ 0 और 1 है तो एंडिंग का रिजल्ट 0। तो यहाँ है लास्ट बाइट में एंडिंग करने पे बाइनरी में 2 1s आ रहे हैं और यहाँ एक ही 1 आ रहा है। तो लास्ट सबनेट मास्क से एंडिंग करने पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। लास्ट सबनेट मास्क शो करा कि देयर नेट आईडीज आर नॉट सेम, सो आई विल नॉट यूज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तो एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर हो गई जो आप कर सकते हो कि सबनेट मास्क की आईपी एड्रेस से एंडिंग करने पे आपको नेट आईडी मिल रहा है। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबनेट मास्क है जिसमें सबसे ज़्यादा 1s है? तो इस सबनेट मास्क में 255 मतलब ऑल 8 बिट 1s, अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी 255 है मतलब ऑल 8 बिट 1s। तो इस सबनेट मास्क में 8 + 8 16 + 8 24, तो इसमें 24 1s है। इस सबनेट मास्क में स्टार्टिंग ये 8 + 8 + 8 24 तो ही गए, और यहाँ 128 क्या होता है? 1 and 7 zeros। तो सेकेंड सबनेट मास्क में कितने 1s हो गए? 25। इट इज़ अ सबनेट मास्क विद 24 1s, इट इज़ अ सबनेट मास्क विद 25 1s। मेरा आपसे क्वेश्चन है कौन सा सबनेट मास्क है जिसमें सबसे ज़्यादा 1s है? इसमें आप देखेंगे जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 26 1s होंगे और इसमें 27 1s होंगे। ओके, तो लास्ट सबनेट मास्क इज अ सबनेट मास्क विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s। आपने राउटिंग टेबल्स के कंसेप्ट देखे होंगे। राउटिंग टेबल में आप सबसे पहले किस सबनेट मास्क से एंड करके लिखते हो? जिसमें मैक्सिमम 1s है। अगर इससे एंड करने पे दोनों का सबसे ज़्यादा 1 वाले से एंड करने पे अगर दोनों का नेट आईडी सेम आया तो ज़्यादा 1 से रिजल्ट मैच हो रहा, तो नंबर ऑफ 1s अगर हम कम करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली सेम आएगा। ओके, इससे मैच होगा ना, इससे मैच हुआ है तो इससे भी मैच होगा, इससे भी मैच होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ 1 से मैच हो गया एंडिंग का रिजल्ट, तो लेसर नंबर ऑफ 1 से तो एंडिंग का रिजल्ट मैच होगा ही। तो इसलिए आपको उसको बिना सॉल्व किए आपका आंसर डी होगा, क्योंकि अगर डी से दोनों का नेट आईडी सेम आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s डी में है, और डी से अगर एंडिंग का रिजल्ट सेम आ गया तो ये तो कम 1s वाले, इनसे तो एंडिंग का रिजल्ट सेम आना ही है। तो इसको एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या लिखना था कि किस सबनेट मास्क में सबसे ज़्यादा 1s है, दैट विल बी योर आंसर। तो क्या आंसर होगा? डी, है ना। तो दोनों तरीके से हमने करके देखा, एक सिस्टेमेटिक अप्रोच और एक डायरेक्ट जो आप राउटिंग टेबल्स में यूज़ करते हो। राउटिंग टेबल में जब भी कोई पैकेट आता है तो आप किस सबनेट मास्क से एंडिंग करते हो? जिसमें सबसे ज़्यादा 1s है, और इसको आप क्या कहते हैं? लार्जेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स, इस तरह का कंसेप्ट करते हो ना यूज़, तो सेम होगा। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो इट इज डी। ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। मैं आपको उसके लिए 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। आपके नेट सबनेट में 6 राउटर्स हैं और आपसे पूछा गया है कि
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है। और writing table initially contain an entry for each neighbor with the weight of respective connecting link. After all the routing table stabilize, how many links in the network will never be used for carrying any data? चलिए, तो आंसर आया इट इज सी। तो क्या सी करेक्ट आंसर है? लेट्स सी। तो टाइम हो चुका है। चलिए, चाहे डिस्टेंस वेक्टर हो चाहे लिंक स्टेट हो, ऑब्वियसली हमेशा क्या यूज़ होता है? शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ होता है ना। यहाँ कोई राउटर फेल नहीं हुआ है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ना। तो आपको सिंपली क्या निकालना है? हर राउटर के बीच शॉर्टेस्ट पाथ। अगर एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है तो आपको डिस्टेंस वेक्टर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम तभी अप्लाई करना है जब आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स में पूछा है कि सेकेंड राउंड में क्या रिजल्ट होगा या थर्ड राउंड में क्या रिजल्ट होगा। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा है, आपको फाइनल स्टेबल स्टेट में क्या आउटपुट होगा इस तरह से पूछा है, तो आपको सिंपली क्या लगाना है? शॉर्टेस्ट पाथ आपको देखना है। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी लिंक हमारा एल्गोरिथम यूज़ नहीं करेगा, तो वो लिंक जो किसी शॉर्टेस्ट पाथ का पार्ट नहीं है वो हमारा एल्गोरिथम यूज़ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या R1 से R2 की लिंक यूज़ होगी। तो R1 से R2 की लिंक का वेट है 6। क्या R1 से R2 जाने का कोई और तरीका है आपके पास जो शॉर्टर होगा? तो वो लिंक यूज़ नहीं होगी, अदरवाइज दैट लिंक विल बी यूज्ड। तो R1 से R2 जाने का शॉर्टर वे क्या होगा? इट इज़ R1 से R3, R3 से R2। तो R1 R3 कितना? 3 + 2 5। तो R1 से R2 वाली लिंक यूज़ नहीं होगी। कौन सी लिंक यूज़ होगी? इट इज़ फ्रॉम R1 to R3 एंड R3 to R2। ओके, चलिए, तो फर्स्ट लिंक जो हमने देखी इट इज़ R1 R2। सेकेंड लिंक, अच्छा, और कौन सी यूज़ में नहीं आएगी? क्या R3 से R2 यूज़ होगी? R1 से R2 नहीं होगी, R1 से R3 होगी। तो यस, R1 से R3 तक आने का यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो R1 से R3 वाली लिंक यूज़ होगी। R2 से R3 होगी, तो यस, R2 से R3 जाना है तो यही शॉर्टेस्ट पाथ। इधर से जाएंगे तो भी लेंथ ज़्यादा, इस तरह से जाओगे तो भी लेंथ ज़्यादा। अब R2 to R4 क्या ये लिंक यूज़ होगी? तो R2 से R4 का लिंक का वेट 7 है। R2 से R4 जाने का अल्टरनेट वे क्या होगा? ये, और इसका तो वेट 7 से कहीं ज़्यादा है, तो R2 से R4 वाली लिंक भी यूज़ होगी। R3 से R5 होगी क्या? इसका वेट 9 है, और जो अल्टरनेट पाथ है उसका कितना होगा? अल्टरनेट क्या है कि अब R3 से R2, R2 से R4, R4 से R5, इट इज़ 2 + 7 9, 9 + 1 10। तो R2 से R5 जाने के अल्टरनेट पाथ का वेट 10 है, जबकि इसका 9 है, तो ये लिंक भी यूज़ होगी। तो R1 की R2 यूज़ नहीं हुई, R1 से R3 यूज़ हुई, R2 से R4 यूज़ हो रही है, R3 से R5 यूज़ हो रही है। अब R4 से R6 देखते हैं, क्या ये यूज़ में होगी? तो R4 से R6 जाने का क्या तरीका है? अगर ऐसे गए तो 8, और ऐसे गए तो R4 से R1 1 + 4 5। तो अगर ये मैंने अल्टरनेटिव पाथ यूज़ किया R4 से R6 तक जाने के लिए, तो मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। डायरेक्ट पाथ यूज़ किया तो डायरेक्ट ज़्यादा, तो डेफिनेटली R4 से R6 ये लिंक भी यूज़ में नहीं आएगी।
टू लिंक्स है जो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, R1 से R2 और R4 से R6। ओके, तो ये सिंपल था। इसमें डिस्टेंस वेक्टर का कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि कहीं कोई राउटर डाउन हुआ है तो आपको केयरफुल होना है। राउटर अप हो गया, सब स्टेबल हो गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आपको अप्लाई करना है ना। तो वही आपने देखा कि कौन सी लिंक्स है जो शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं आ रही है। तो टू लिंक्स आर देयर जो किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं आ रही। इट इज़ R1 R2 एंड इट इज़ R4 एंड R6। तो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट इज़ C। ओके, चलिए हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। इसी पे बेस्ड है, लिंक्ड क्वेश्चंस आते थे तो प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर पे बेस्ड है। आजकल लिंक्ड नहीं आते लेकिन पहले आते थे। तो प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर पे बेस्ड है इसका आंसर। क्या कहा है कि सपोज द वेट ऑफ ऑल अनयूज लिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चन आर चेंज टू 2। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जितनी भी अनयूज लिंक थी उनका वेट आपने चेंज कर दिया 2 पे, और फिर से डिस्टेंस वेक्टर अप्लाई किया है। तो हाउ मेनी लिंक्स विल नाउ रिमेन अनयूज्ड। ठीक है, तो चलिए अब आपको 1 मिनट का ही टाइम दूंगी, क्योंकि यू नो कंसेप्ट कि कैसे सॉल्व करना है। तो जिन अनयूज लिंक्स थी उनका वेट कम कर दिया है। तो आपसे पूछा गया कि अब कितनी लिंक्ड होगी जो स्टिल अनयूज्ड है, उनका वेट कम मतलब 2 कर दिया गया। तो हाउ मेनी अनयूज्ड लिंक्स आर देयर नाउ। और कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बार बार रिवाइज करते रहिए ना। डिवीज़न के शेड्यूल में इसको ज़्यादा इंक्लूड करिए, इसमें थ्योरी बहुत है तो आपको रिवीजन ज़्यादा लगेगा। चलिए, तो आपका टाइम हो गया है। क्या आंसर आ रहा है? एनी आंसर? अनयूज लिंक कौन सी थी? R1 से R2, इसका वेट 2 हो गया। और R1 से R4 से R6 अनयूज थी, इसका वेट 2 हो गया। रिमेनिंग का वेट कोई चेंज नहीं आया। अब आपसे पूछा कि क्या कोई लिंक है जो कि कितने लिंक है जो अनयूज्ड है नाउ। ओके, तो इट इज बी। ठीक है, 1। ओके, चलिए लेट्स सी। क्या R1 से R2 यूजफुल है? यस, आंसर करेंगे आप लोग। इज R1 लिंक फ्रॉम R1 टू R2 इज यूजफुल? तो यस, इट इज यूजफुल। R1 से R2 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 ही दिख रहा है। अगर मैं अल्टरनेट पाथ से जाती हूँ तो ये 5, और लंबर पाथ से गई तो और बढ़ जाएगा। तो R1 से R2 वाली लिंक यूजफुल है। देन लिंक फ्रॉम R1 टू R3 इज यूजफुल। तो यस, R1 से R3 आने का शॉर्टेस्ट यही वे है। तो R1 से R2 भी यूजफुल है, R1 से R3 भी यूजफुल है। ठीक है, क्या R2 से R3 यूजफुल है? ओके, तो R2 से R3 भी यूजफुल है। डायरेक्ट पाथ जो है शॉर्टेस्ट 5 है ना। फिर R1 से R2 से R4, इसका वेट 7 है, लेकिन अल्टरनेट पाथ का वेट ज़्यादा है, तो मैं अभी भी इसको यूज़ करूँगी। R3 से R5 हम 9 है, अल्टरनेट पाथ तो 9 से ज़्यादा है। सॉरी, इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 2। एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। तो R1 से R2 यूजफुल है, R1 से R3 यूजफुल है, R2 से R3 भी यूजफुल है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R2 से R3 2 ही है। फिर R2 से R4 भी यूजफुल है, क्योंकि कितना है डिस्टेंस? 7, और अगर अल्टरनेट पाथ से गए तो इट इज़ मोर देन 7। फिर R3 से R5 भी यूजफुल है, ये लिंक भी यूजफुल है, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस 9 है, और यूँ कितना 2 + 7 9 + 1 10। तो अभी तक अनयूज्ड कोई भी लिंक डिटेक्ट नहीं हुई है। अब देखते हैं R5 से R4 यूजफुल है, तो यस, R5 से R4 जाने के लिए शॉर्टेस्ट 1 यही है। R4 से R6, तो यस, R4 से R6 भी यूजफुल है, क्योंकि अल्टरनेट पाथ अगर R4 से R6 जाएंगे तो उसका वेट 5 हो जाएगा, तो ये भी यूजफुल होगी। तो क्या R5 से R6 यूजफुल है? तो नो, इट इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि R5 से R6 जाने में जो अल्टरनेट पाथ है उसका वेट 3 और इसका वेट 4 है। तो ओनली 1 अनलिंक्ड यूज R5 टू R6। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, तो बेसिकली यहाँ डिस्टेंस वेक्टर अप्लाई नहीं करना था ना, चलिए डायरेक्ट होना था। तो ये हमने क्वेश्चंस किए फ्रॉम 2010
ओके, ये 2011 से क्वेश्चंस आए। ये सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपको है ना कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल किस पर्पज से यूज़ किया जाता है, यू टू फाइंड द आंसर। विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ज़रूरत ही नहीं, 1 मिनट भी मोर देन इनफ है। चलिए, मेरा आंसर सी आंसर आ रहा है। और कोई आंसर? चलिए, आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। तो सी करेक्ट आंसर है। लेकिन लेट्स सी क्या है। कंसिडर डिफरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू ईमेल। फर्स्ट एक्टिविटी M1 है, इट सेंड्स ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। सेकेंड एक्टिविटी, डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स टू मेल क्लाइंट। और थर्ड है चेकिंग ईमेल इन वेब ब्राउजर। क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने का काम कौन करता है? SMTP, है ना। फिर सर्वर से क्लाइंट को एक्सेस करना है तो क्लाइंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? पॉप। और आप कौन सा यूज करते हैं? ब्राउजर के थ्रू मेल एक्सेस करते हैं, तो ब्राउजर कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड है? HTTP। तो M1 सेंड्स ए मेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो SMTP यूज हो रहा है। तो SMTP मतलब B या C सही हो सकता है। फिर डाउनलोड ए मेल फ्रॉम मेल बॉक्स टू मेल सर्वर, यहाँ पॉप यूज होता है, तो पॉप ऑप्शन कौन सा है? C में, तो C करेक्ट है। और मेल ब्राउजर, आप ब्राउजर से जब भी कुछ एक्टिविटी करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज HTTP प्रोटोकॉल, है ना, ब्राउजर HTTP पे बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C। चलिए नेक्स्ट करेंगे। वैसे अब ये फायरवॉल 2021 के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक सिंपल जनरल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चंस बिकॉज 2021 के सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्सक्लूड कर दिए। 2011 में नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ डिस्कशन में नहीं लिया है। ओके, अच्छा, लेयर 4, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि लेयर 4 पे जो है वो लेयर 4 और उसके बिलो वाली लेयर की एक्टिविटी के बारे में अवेयर रहेगा। उससे हायर पे क्या चल रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे है तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या चल रहा है वो अवेयर नहीं होगा, है ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके बिलो जो कुछ भी होगा उसको वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ये जनरल कंसेप्ट पे बेस्ड था इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। बट फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटीज़ अब सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है आपको, है ना। ये नेटवर्क का सिलेबस काफ़ी सारा है। चलिए, तो मैं उसको डिस्कस कर ही लेती हूँ। लेयर 4 मतलब कौन सी लेयर होती है? तो लेयर 4 इज ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 1 फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, और लेयर 4 इज ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या नहीं कर सकती? तो फायरवॉल हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे अप्लाई की है। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? अगर हम चाहें तो फायरवॉल की हेल्प से कोई भी ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फायरवॉल क्या क्या नहीं कर सकती आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक एंटायर HTTP ट्रैफिक ड्यूरिंग 9 to 5। तो HTTP मतलब पोर्ट नंबर 680, है ना। तो HTTP को ब्लॉक करना है मतलब पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक करना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन ब्लॉक पोर्ट नंबर 80। देयरफॉर लेयर 4 फायरवॉल ये एक्टिविटी कर सकती है। सेकेंड है ब्लॉक ऑल ICMP ट्रैफिक। तो ICMP इज द प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क लेयर, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर की एक्टिविटी को हैंडल कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो ICMP ट्रैफिक भी ब्लॉक हो सकता है। CA स्टॉप इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक IP एड्रेस बट अलाउ आउटगोइंग ट्रैफिक टू द सेम IP एड्रेस। तो IP एड्रेस भी ट्रांसपोर्ट लेयर ऑब्जर्व कर सकता है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी फायरवॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और नीचे की लेयर को हैंडल कर सकती है, एप्लीकेशन लेयर को नहीं कर सकती।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे नेटवर्क लेयर होती है और आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं एट नेटवर्क लेयर्स। तो किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है, इनकमिंग ट्रैफिक परमिट करना है, या केवल आउटगोइंग ट्रैफिक परमिट करना है, या आप ट्रांसपोर्ट लेयर की फायरवॉल से कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? तो बचा 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं कि हो सकता है, तो बचा डी कि डी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ब्लॉक टीसीपी ट्रैफिक फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर ऑन ए मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर एग्जिस्ट एट एप्लीकेशन लेयर। तो एक पर्टिकुलर यूजर के सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर कैन नॉट आइडेंटिफाई यूजर्स। हाँ, उस सिस्टम पे किसी पर्टिकुलर पोर्ट को सभी यूजर को ब्लॉक कर दो कि सबके लिए एचटीटीपी ट्रैफिक ब्लॉक कर दो फॉर ऑल यूजर, तो पॉसिबल होगा कि पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक कर दो। लेकिन एक पर्टिकुलर यूजर के लिए सारा ट्रैफिक ब्लॉक करना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंट यूजर्स। सो क्या पॉसिबल नहीं होगा? डी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे कैन नॉट ही पूछा है, तो क्या नहीं कर सकती हमारी फायरवॉल? डी नहीं कर सकती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ऑन डिस्टेंस वेक्टर, और ये एक्चुअल में डिस्टेंस वेक्टर की एप्लीकेशन है। यहाँ आपको लगाना ही होगा डिस्टेंस वेक्टर। तो मैं आपको पूरा 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो केयरफुली रीड करो और सॉल्व करो। देखिए, आपसे किसी राउटर का डिस्टेंस वेक्टर पूछा गया है आफ्टर सम अपडेट, है ना। तो उसके लिए यू नीड टू अप्लाई डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। गुड क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस वेक्टर। इससे आपके डिस्टेंस वेक्टर की प्रैक्टिस भी होगी और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर करेगा ये। और डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लिंक्ड है ना। इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजफुल है, तो इट इज़ लिंक्ड। तो डिस्टेंस वेक्टर ओके, आपको सभी राउटर्स के डिस्टेंस वेक्टर गिवन है आफ्टर ये नेटवर्क स्टेबलाइज, है ना। जब वो हो गया, कन्वर्ज हो गया आपके राउटिंग एल्गोरिथम, और उसके बाद कुछ चेंज आया है, किसी एक का डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो उस चेंज के बाद आपसे पूछा गया कि नोड N3 का डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर फॉर नोड N3? ओके, यहाँ जो इम्पोर्टेंट लाइन है, चलिए तो टाइम हो गया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको एक नेटवर्क दिया है, वो नेटवर्क डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज़ कर रहा है। डिस्टेंस वेक्टर सभी नोड के दे रखे हैं आपको, है ना। इस डिस्टेंस वेक्टर इज डिस्टेंस ऑफ द बेस नोन पाथ एट द, ये भी आपको पता ही है। फर्स्ट डिस्टेंस N1 का है, सेकेंड N2 का है, थर्ड N3, N4 एंड N5 इस ऑर्डर में दिया है ना। यह जो इम्पोर्टेंट है, ऑल लिंक्स आर सिमेट्रिकल, ये भी ठीक है, एंड द कॉस्ट इज आइडेंटिकल इन बोथ द डायरेक्शन, ये भी ठीक है। इन ईच राउंड ऑल नोड एक्सचेंज देयर डिस्टेंस वेक्टर देयर विद देयर नेबर्स, जैसा कि डिस्टेंस वेक्टर में होता ही है, हर नोड अपने नेबर से डिस्टेंस वेक्टर को एक्सचेंज करता है। देन ऑल नोड अपडेट देयर डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। अब ये जो इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, इन बिटवीन 2 राउंड्स एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ अ लिंक विल कॉज द 2 इंसिडेंट नोड टू चेंज ओनली दैट एंट्री। कोई भी लिंक की कॉस्ट चेंज हुई, तो सपोज जैसा आपको क्वेश्चन में दिया कि ये 6 से 2 हो गई, तो जैसे ही कॉस्ट चेंज हुई, ये दोनों अपनी एंट्री चेंज कर लेंगे कि N1 से N2 से N3 का डिस्टेंस अब 2 हो गया, तो ये दोनों अपनी इमीडिएट चेंज कर लेंगे एंट्री को। लेकिन दूसरों को कब बताएंगे? तो दे विल ट्रांसमिट
है ना, सिर्फ अपनी एंट्री चेंज करेंगे, इमीडिएटली दूसरों को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, दूसरों को तो कब ट्रांसमिट करेंगे, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, है ना। दो तरह के डिस्टेंस वेक्टर होते हैं, एक तो जैसे ही कोई टेबल किसी भी राउटर की कोई एंट्री अपडेट होती है तो इमीडिएटली अपने नेबर को इन्फॉर्म करता है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ही कोई राउटर की एंट्री अपडेट होती है तो खुद को तो अपडेट कर लेगा और नेबर्स को कब अपडेट करेगा, इन नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट। तो यहाँ नेबर्स कब अपडेट हो रहे हैं, नेक्स्ट राउंड। ओके, द कॉस्ट ऑफ लिंक N2 to N3 reduced to 2 in both the direction. तो आफ्टर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट व्हाट विल बी द डिस्टेंस वेक्टर ऑफ नोड N3। ओके, तो चलिए, ये हमारा नेटवर्क आपको गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट 6 थी, ये 6 से कितनी हो गई है, 2। ये आपका ओरिजिनल डिस्टेंस वेक्टर दिया है, N1 से N1 का डिस्टेंस 0, N1 से N2 का 1, N1 से N3 7, N4 8, N5, है ना, इस तरह से दिया है। क्या चेंज हुआ है, तो N2 से N3 की कॉस्ट 2 हो गई, तो N2 ने अपना डिस्टेंस कितना कर लिया होगा, तो ये 6 की जगह 2 हो गया होगा और ये भी 6 की जगह 2 हो गया। तो जैसे ही ये कॉस्ट चेंज हुई, N2 N3 ने अपनी टेबल को अपडेट कर लिया है, सिर्फ N2 N3 ने, है ना। चलिए, अब आपसे पूछा इसके बाद N3 का डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा। तो N3 के नेबर कौन कौन है, तो N3 का नेबर N2 है और नेबर ऑफ N3 इज N4। N3 से N2 का डिस्टेंस 2 और N3 से N4 का डिस्टेंस भी 2 है ना। अब सबसे पहले हम N3 से N1 का डिस्टेंस फाइनलाइज करते हैं। N3 से N1 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो N3 क्या चेक करेगा कि N3 से N2 गए और N2 से N1 गए तो क्या डिस्टेंस होगा। तो N3 से N2 इट इज 2 और N2 to N1 कितना, 1। तो N3 से N2, N2 से N1 डिस्टेंस 3 आ रहा है। सेकंड नेबर के थ्रू भी चेक करेगा और जिस नेबर के थ्रू मिनिमम आएगा वो अपनी टेबल में रखेगा, क्योंकि N3 के यही दो नेबर है ना, N2 और N4। तो N3 से N4 2 और N4 से N1, N1 की टेबल, N4 की टेबल क्या बोल रही है, N4 से जो डिस्टेंस वेक्टर आया है वो कह रहा है कि N4 से N1 का 8 है, तो 8 + 2 टोटल कितना हो गया, 10। तो थ्रू N2 N1 का डिस्टेंस 3 आ रहा है, थ्रू N4 10 आ रहा है, तो मिनिमम क्या है, 3। तो इसलिए N3 के नए डिस्टेंस वेक्टर में कितना हो गया, 3। फिर N3 से N2 तो 2 है ही, ये N1 का 3, N2 का 2, N3 से N3 का 0, N3 से N4 का 2। बस अब आपको N3 से N5 का निकालना है। तो N3 से N5 कैसे निकलेगा, तो वही दोनों नेबर के थे ना, N3 से N5 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप थ्रू बोथ द नेबर ट्राई करेंगे, कितना आएगा, तो N3 से N2 और N2 से N5, N3 से N4 और N4 से N5। तो N3 से N2 तो यू ऑल नो 2, N2 से N5 के लिए आप N2 की टेबल देखेंगे, वो कह रही है कि N5 का डिस्टेंस 3 है। टेबल मतलब डिस्टेंस रखता है ना। N4 से N5 कितना है, तो N4 का डिस्टेंस वेक्टर करा कि N4 से N5 का डिस्टेंस 4, तो कितना आ रहा है, 2 + 3 5, 4 + 2 6, मिनिमम क्या है, 5, तो ये 5 हो गया। तो फाइनल डिस्टेंस वेक्टर ऑफ N3 इज 3 2 0 2 5। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, 3 2 0 2 5 इज द करेक्ट आंसर। एग्रीड एवरीवन, कोई क्वेरी है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हाँ चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करी पढ़िए इसको, फिर हम वापस उसी पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंक्ड है प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लेती हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। कंसिडर ए नेटवर्क विथ 5 nodes N1 to N5 as shown below. The network uses distance vector routing protocol. Once the router has established the distance vector of different nodes, ये तो आपको गिवन ही है ना। Each distance vector is distance of best known path
ओके, तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया बाय मिस्टेक। तो बेसिकली आपसे पूछा गया था, लिंक्ड क्वेश्चन है कि प्रीवियस राउंड ऑफ अपडेट के बाद, है ना, लिंक बिटवीन, मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर देती हूँ, N1 से N3 की, N2 से N3 की लिंक, N2 से N1 की लिंक फेल हो गई। प्रीवियस राउंड के अपडेट के बाद सभी का डिस्टेंस वेक्टर अपडेट हो गया होगा, N3 ने अपडेट कर लिया था, तो N3 की तरह जैसे ये लिंक कॉस्ट 2 ही थी, इन सभी ने अपना डिस्टेंस वेक्टर अपडेट कर दिया। ओके, तो N2 से N1 की कॉस्ट इन्फिनिटी हो गई। क्वेश्चन क्लियर है? प्रीवियस राउंड ऑफ अपडेट में जब ये डिस्टेंस 2 हुआ था तो उसके बाद सभी राउटर अपडेट हो गए। आफ्टर दैट लिंक बिटवीन N2 एंड N1 फेल्स, ठीक है, N2 से N1 की लिंक फेल हो गई है। तो आपसे पूछा गया है कि अब, हाँ ये ठीक है, वही क्वेश्चन है। ओके चलिए पढ़िए। इन बिटवीन द टू राउंड, हाँ, आफ्टर द अपडेट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ वही ठीक है, आफ्टर द अपडेट इन द प्रीवियस क्वेश्चन द लिंक बिटवीन N1 एंड N2 गोज डाउन। प्रीवियस क्वेश्चन के अपडेट के बाद लिंक बिटवीन, हाँ यहाँ से डिफरेंस है, मुझे लगा सेम कंटिन्यू हो रहा है। तो आफ्टर द अपडेट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन लिंक बिटवीन N1 एंड N2 गोज डाउन, ये है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन के अपडेट के बाद ये लिंक फेल हो गई है। तो आपसे पूछा गया है कि N1 का डिस्टेंस वेक्टर, what is the distance of N3 in the, what is the distance of N1 in the distance vector of N3? N1 का डिस्टेंस क्या होगा N3 के डिस्टेंस वेक्टर में, N1 का डिस्टेंस क्या होगा? ओके, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये नहीं यूज करना आपको। आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में N3 का कंप्यूट किया था, तो N3 के नेबर्स कौन है? N4 और N2। तो N3 की कोई भी एंट्री निकालनी है तो आपको N3 के नेबर्स का प्रीवियस डिस्टेंस वेक्टर पता होना चाहिए। ओके, तो आप सबसे पहले N3 की तो टेबल आपने निकाली, N3 के नेबर कौन है? N4 और N2। तो इस अपडेशन के बाद आप N4 का डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा ये निकालिए, और बाकी का नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि N3 अपनी टेबल को अपडेट करेगा अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो आप N4 का डिस्टेंस वेक्टर निकालेंगे और N2 का डिस्टेंस वेक्टर निकालेंगे। तो पहले हम N2 का निकालते हैं। N2 से N1 की कॉस्ट अभी तो 1 है, N2 से N2 0 है, N2 से N3 2 है, N2 से N4 कितना होगा? तो N2 से N4 जाने के दो तरीके, N2 से N3 और N3 से N4। तो N2 से N3 2 और N3 से N4 भी 2, तो ये कितना हो गया? 4। और दूसरा तरीका क्या था? N2 का नेबर कौन? N5 और N5 से N4। तो N2 से N5 3, N5 से N4 4, 3 + 4 9, तो कितना आ रहा है? 4। अच्छा, और N2 से N5 का कितना है? तो डायरेक्टली कनेक्टेड, इट इज 3। तो ये N2 का डिस्टेंस वेक्टर होगा। और अब आप N4 का फाइंड करेंगे, तो N4 से N1 का कितना होगा? तो N4 के दो नेबर्स है ना, N4 N1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इट इज N4 to N5 एंड N5 to N1। फिर दूसरा तरीका क्या होगा? N4 to N3 एंड N3 to N1। N4 से N5 कितना है? 4, और N5 से N1 कितना है? तो N5 का डिस्टेंस वेक्टर कह रहा है कि N5 से N1 4 है, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो N4 की टेबल में N1 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 8। और यहाँ देखते हैं N4 से N3, N4 से N3 कितना है? 2, और N3 से N1 कितना? 7, तो कितना हो गया? 10। तो मिनिमम क्या है? 8। तो N4 के डिस्टेंस वेक्टर में N1 का डिस्टेंस कितना आएगा? 8। एग्रीड? N4 से N5 4
+3 7 +1 8, है ना। और अगर ठीक है, चलिए, एनी डाउट इन इट? सही है। तो N4 के डिस्टेंस वेक्टर में N1 का डिस्टेंस 8 आ रहा है। फिर N2 का कितना आएगा? तो N4 से N5 और N5 से N2, N4 से N5 और N5 से N2। सेकंड क्या होगा? N4 से N3 और N3 से N2। N4 से N5 4 प्लस 3 कितना होगा? 7। और N4 से N3 2 और N3 से N2 2 + 2 कितना? 6। तो क्या मिनिमम है? 6। एग्रीड। फिर N4 से N3 तो डायरेक्ट है 2, N4 से N4 का 0 और N4 से N5 इट इज 4। तो ये 3 डिस्टेंस वेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट थे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। N3 का तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए निकाला ही, और आपने N2 और N4 का भी निकाला, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे N3 की एंट्रीज पूछी गई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे कि ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। N1 से N3 की लिंक, N1 से N2 की लिंक ब्रेक हो गई, तो N1 से N2 का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। जैसे ही ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हुआ, N2 ने तो अपनी टेबल में इमीडिएटली इन्फिनिटी कर लिया। कोई भी अपडेट हो रहा है तो राउटर अपनी टेबल को इमीडिएटली अपडेट करता है। चलिए, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इसके बाद N3 की डिस्टेंस वेक्टर में, नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट में N3 के डिस्टेंस वेक्टर में N1 का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ N1 इन द डिस्टेंस वेक्टर ऑफ N3। तो अब आपको पूरा डिस्टेंस वेक्टर नहीं निकालना, सिर्फ N1 का ही निकालना है N3 से। तो N3 से N1 जाने का क्या तरीका? N3 के 2 नेबर है N2 और N4। तो एक तरीका N3 से N2, N2 से N1, एक तरीका N3 से N4 और N4 से N1। N3 से N2 कितना है? 2। लेकिन N2 का डिस्टेंस वेक्टर क्या कह रहा है कि N2 से N1 इन्फिनिटी है, तो ये टोटल कितना हो गया? इन्फिनिटी। दूसरा क्या कहता है? N3 से N4, N3 से N4 2 और N4 से N1 कितना? तो N4 का डिस्टेंस वेक्टर कह रहा है इट इज 8। तो अगर थ्रू N1 जाते हैं, थ्रू N2 N1 पे जा रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, थ्रू N4 जा रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो क्या रखेंगे हम? 10। तो क्या फाइनल आंसर होगा? डिस्टेंस ऑफ N1 in the distance vector of N3, तो what is the answer? 10। Clear to everyone? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस वेक्टर पे बेस्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन? वही जो लॉजिक है सिंपल कि नेबर्स के थ्रू आप पाथ देखेंगे, तो उस नेबर के थ्रू जा रहे हो तो कितना मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम 2012 और 2013 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप फिर जो भी आपको लगा होगा कि अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप उसको रिवाइज करके आइए और कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क का रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे।